हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइज हम लोगों ने अभी तक आपके हिस्ट्री के दो से तीन चैप्टर्स जो हैं वो कवर अप कर लिए हैं। नाउ आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक और चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका सब टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने देखा था जब हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को देखते हैं और जब हम लोग उसमें एक चीज मैंने आपको डिस्कस करी थी आपके साथ, दैट इज द सोशल एंड पॉलिटिकल सोशल कॉज। स्पेशली अगर मैं बात करूं सोशल और रिलीजियस कॉज जो हमने डिस्कस किया था रिवॉल्ट में, उसमें आपने एक चीज ध्यान उस पर अगर आपने दिया होगा तो हम लोगों ने सोसाइटी में जो चीज़ें बदलाव लाने की कोशिश ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी, जिसको हमने एक चैलेंज माना था, एक थ्रेट माना था अपने सोसाइटी के लिए, और हमारे लोगों ने जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लाइक सती प्रथा इज देयर, विडो रीमैरिज एक्ट, और हमने कहा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है वो हमारी सोसाइटी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अगर शायद अंग्रेज हमारे साथ वो चीज़ें कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो अच्छी भी बात थी, क्योंकि वो सोसाइटी में से जो इविल प्रैक्टिसेस उस टाइम फॉलो अप की जाती थी उनको ख़त्म करना जो है वो ज़रूरी था। गाइज ऐसे ही जब थोड़ी बहुत टाइम आगे बढ़ा एंड तो जब ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में इंस्टीट्यूशंस खोले गए, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, कॉलेजेस खोले गए, स्कूल खोले गए, तो हमारे मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ लोगों ने जो है वेस्टर्न एजुकेशन का जो है वो अच्छे से वेस्टर्न एजुकेशन को हासिल किया। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को जब पढ़ा तो वेस्टर्न एजुकेशन उनको बहुत अच्छी लगी, काफ़ी प्रभाव उस एजुकेशन का इंडियन पीपल के ऊपर पड़ा, जिन्होंने देखा कि हाँ वेस्टर्न एजुकेशन कुछ आप कह सकते हो कुछ पॉइंट पर जो है वो सही बातें कहती है। और हमारे जो इंडियंस जो उस टाइम के जो एजुकेशन जो स्कूल में ले रहे थे तो उनको भी ऐसा फील हुआ कि नहीं, सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही बुरी हैं, जो कि एक सोसाइटी का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश भी ब्रिटेन जैसा देश बने, तरक्की करे, डेवलपमेंट करे, तो हमें सबसे पहले अपने लोगों को यहाँ की ऑर्थोडॉक्सी से बाहर निकालना पड़ेगा। हमारे जो लोग कंजर्वरिज्म में फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालकर मॉडर्न वे पर अगर हम उनको चलाएंगे तब जाकर ही हमारे लोग जो हैं वो खुश होंगे। उन लोगों ने देखा कि सोसाइटी जो है वो सही में बहुत बुरे बुरे चीज़ों के साथ जो है वो मतलब आप कह सकते हो कि फंसी हुई है। जैसे हमारा जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम था वो फॉल्टी था, दे आर बेस्ड ऑन द मतलब एनिशियंट टेक्स्ट के ऊपर वो बेस्ड था, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार की जो है कोई भी इनोवेशन, कोई भी साइंटिफिक एजुकेशन की बात वहाँ पर नहीं की गई थी। जहाँ पर सिर्फ बातें की गई हैं मतलब फिलोसफिकल काइंड ऑफ जो है वहाँ पर बातें की गई हैं। लेकिन अब धीरे धीरे समय जो आ रहा था वो कैसा समय था गाइस, वो साइंटिफिक टाइम था, जहाँ हर चीज़ साइंस प्रूव कर रही थी। स्टीम इंजन जैसे इन्वेंशंस हो रहे थे, इंजन्स बन रहे थे, फैक्ट्री सिस्टम बन रहा था, और आप जो है अभी भी एक पुराने एजुकेशन सिस्टम को फॉलो अप कर रहे हो। हमारे देश में जो है फॉलो अप की जाने वाली बहुत सारी सोशल प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती प्रथा हमारी सोसाइटी में काफ़ी डोमिनेटिंग थी। हमारे यहाँ पर जो है विडोज की कंडीशन अगर आप देखते तो काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल थी। उन लोगों को रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से बदतर जिंदगी बसर करनी पड़ती थी। उनको बहुत सारे फंडामेंटल राइट से डिनाई किया जाता था। इवन देन के घर में कोई सेरेमनी है उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, जस्ट बिकॉज कि उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है और वो एक विडो है। ऐसे बहुत सारी चीजें अगर आप देखोगे इंडियन सोसाइटी में पाई जाती थी, और इतनी ज्यादा अगर आप कह सकते हो कि चीजें बुरी चीजें, आप कह सकते हो कि एक बुरी प्रैक्टिस सोसाइटी में अगर पाई जाती थी, वो सोसाइटी कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकती है, वो सोसाइटी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। अब ब्रिटिशर तो अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडियंस को बदलें, लेकिन हम इंडियंस के दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए नफरत थी, और वो अगर हमें सही रास्ता भी दिखा रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे कि नहीं, ये लोग हमें क्या है गलत राह बता रहे हैं, ये लोग हमारे धर्म को, हमारे जात को, हमारी हर चीज को जो है वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसलिए तो क्या हुआ, उसके बाद हमारे ही कुछ सोशल रिफॉर्मर्स कह सकते हो आप उस टाइम के, इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन है, इंडियन बर्थ है उनका, जिन्होंने ये जिम्मा उठाया, जिन्होंने कहा कि ठीक है अगर आप ब्रिटिशर्स को नहीं फॉलो अप कर सकते हो, हमें तो हम पर यकीन तो रखो।
तो उन लोगों ने अपने आप से, अपने पूरे कह सकते हो आपकी अपनी तरफ से ये कोशिश की कि वो इंडियन सोसाइटी को बदलेंगे, और इसके लिए उनको जो है वो अलग अलग हर कोई इंडिविजुअल अपने तरीके से सोसाइटी को बदलने की कोशिश करेगा। कोई ब्रह्मो समाज बना देगा, कोई आर्य समाज बना देगा, कोई जो है यंग बंगाल मूवमेंट चलाएगा, तो कोई जो है वो जो है आपका सत्य शोधक समाज जैसी इंस्टीट्यूशन को फॉलो अप करेगा। ये सारे जो चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये सारे वो मतलब चीजें हैं या वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मूवमेंट्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सोसाइटी को बदलने का जिम्मा अपने सर पे लिया था। हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जो है वो प्रभावित है। ये चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। साथ ही साथ इस चीज से हम लोग देखेंगे कि अगर ये फेज इंडियन हिस्ट्री में नहीं आता तो शायद हमारे लोग अभी भी जो हैं वो इग्नोरेंस में ही जीते। इग्नोरेंस में जीना भी कहीं ना कहीं एक जो गॉड है वो कहते हैं कि इग्नोरेंस में जीना भी जो है एक बहुत बड़ा पाप है, एक बहुत बड़ा सिन है। आपको हमेशा नॉलेज आपके पास होना चाहिए हर चीज को लेकर। तो ये लोग कैसे सोसाइटी को बदलेंगे, किस किस चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। और इन लोगों की एक्टिव सपोर्ट से जब मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करेगी, जब वेस्टर्न आइडियाज को ग्रास्प करेगी, वही आइडियाज का यूज होगा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। उनकी पढ़ाई उनके खिलाफ यूज होगा एज अ वेपन, एंड फाइनली उन्हीं वेपन से हम लोग जो हैं वो अपने आजादी का इतिहास लिखेंगे, हम अपने देश को आजाद करवाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज का सफर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है जो है ब्रह्मो समाज मूवमेंट। तो ब्रह्मो समाज के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले आपको इसके फाउंडर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। तो याद रखें, राजा राममोहन रॉय जी का नाम इसमें आता है, और राजा राममोहन रॉय ने इसको 1828 में इसको बनाया था। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें, जब वो शुरू में इस प्रोसेस में आए थे, इस मूवमेंट को उनके दिमाग में जब ये आइडिया चल रहा था दैट ही विल मेक अ सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन और अ मूवमेंट, उससे पहले उन्होंने एक आत्मीय सभा को बनाया था 1814 में। और ये आत्मीय सभा था क्या गाइस, इसमें ना ओपन थिंकिंग के बारे में बात की जाती थी। ठीक है, ओपन थिंकिंग के बारे में बात की जाती थी। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन थिंकिंग इज लाइक, देखो आपकी सोसाइटी एक लंबे समय से ऑर्थोडॉक्सी में है, कंजर्वरिज्म से डील कर रही है, तो इन्होंने कहा कि आप ओपन थिंकिंग रखिए, हर चीज को ओपनली सोचिए, मतलब इक्वालिटी दीजिए। आप जो कहते हो कि सती प्रथा होनी चाहिए, तो कभी सोचो इसके ऊपर कि क्यों, मतलब ओपन थिंकिंग रखिए, ओपन डिबेट कीजिए इन चीजों के ऊपर। ठीक है ना। तो लोग जैसे हर कोई जो है वो अलग कहता था कि हाँ सती प्रथा नहीं करेंगे तो जो है अकाल पड़ जाएगा, बारिशें नहीं होंगी, वो नहीं होगा। भाई इसका तो ये तो लेना देना ही नहीं है इनके चीजों के साथ। तो यहां पर क्या है, लोगों को मतलब ओपन किया जा रहा था, खोला जा रहा था, लोगों की सोच को खोलने की कोशिश की जा रही थी। ये आत्मीय सभा का काम ये था। अब धीरे धीरे क्या हो गया, साल दर साल बदलता गया, और धीरे धीरे जब लोग इस आत्मीय सभा के मेंबर बने, ये सभा बहुत जल्दी एक समाज में कन्वर्ट हो गई। देखिए गाइस, यहां पर वर्ड यूज हुआ है समाज और सभा। अब इसमें फर्क क्या है, सभा इज लाइक आप कह सकते हो कि लेस फॉलोअर्स, कम फॉलोअर्स है। ठीक है, और जब इस आत्मीय सभा के फॉलोअर्स ज्यादा हो गए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको फॉलो अप करने लगे, तो इट बिकम्स अ समाज, इट बिकम्स अ एक थिंकिंग बन गई लोगों की। जैसे आज के टाइम पर भी आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप की सोसाइटी में समाज फॉर्म हो रहे हैं, जो टोटली जैसे हम कहें तो अलग उनका फिलॉसफी लाइफ की जीने की है। तो ऐसे ही यहां पर भी ये चीजें की जा रही हैं। तो शुरू में जब इसको स्टार्ट किया गया, जस्ट अ सभा, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक छोटा सा ये मूवमेंट था, लेकिन जब इसमें फॉलोअर्स जुड़ते गए तो ये एक समाज बना, ये एक सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना। और फिर ये 1928 में राजा मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज को फॉर्म किया। अब देखें, ब्रह्मो समाज जो है ये क्रिटिसाइज कर रहा है सती प्रथा को, कास्टिज्म को, एंड एडवोकेट विडो रीमैरिज। सबसे पहले इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। सती प्रथा जो हिंदुस्तान के समाज का एक बहुत ही अटूट अंग था। हर एक देश में, मोस्टली मैं बात करूंगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की या नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स की, ठीक है, या नॉर्दर्न इंडिया में इसको काफी पीक पर फॉलो अप किया जाता था।
जहां पर अगर एक लेडी का या एक औरत का हस्बैंड या उसके जो शोहर हैं, जो उसके पति हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो उस औरत को उनके साथ जिंदा जलाया जाता था। ये एक काफी पुरानी सभा जो है वो आप कह सकते हो सोसाइटी का में एक फॉलोअप की जाने वाली एक प्रैक्टिस थी। इसके खिलाफ आवाज उठा दी गई कि ऐसा क्यों एक औरत जो है वो एक इंसान के पीछे, मान लेते हैं ना फॉर एग्जांपल उस टाइम पर किसी के पति की डेथ जो है वो शराब पीने से होगी, तो भाई साहब वो औरत क्यों अपने आप को जिंदा जलाए? क्यों? उसका पति शराबी था, मर गया, ठीक है, ओके, एंड मरना तो हर किसी ने है, लेकिन आप एक औरत को उसके साथ जला रहे हो। आप एक औरत के, देखो अब यहां पर राइट्स की बात आती है कि मतलब उसकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, उसकी जो लाइफ है वो आपने एक मर्द के साथ ही रखी हुई है कि अगर मर्द चला गया तो औरत को खत्म करना है। ये तो बहुत आज के टाइम पर अगर मैं कहूंगा तो आप सब गलत ठहराओगे, लेकिन दोस्तों ये हम इसको गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि ये लोग ना एक लंबे समय से ये प्रथा फॉलो अप करते आ रहे हैं और सडनली अगर आप उसको चेंज करने की बात करोगे तो ये तो प्रॉब्लम होगी। तो सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। कास्टिज्म यहां पर बहुत था, हाई कास्ट लोअर कास्ट, ये तो आपको पता है। दलित्स एंड जो हाई कास्ट और लोअर कास्ट का कंसेप्ट होता था बहुत पीक लेवल पर था। यहां पर हायर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट को जो है अपने साथ किसी भी तरीके से नहीं रखना चाहती थी। बहुत सारी जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। ऐसा माना जाता था कि लोअर कास्ट जो है उसका जो मतलब काम है वो उनके काम के बेस पर उनको बड़े लोअर सेक्शन ऑफ काम दिए जाते थे, जिससे हायर कास्ट के लोग उनको गंदा ठहराते थे, उनको जो है सोसाइटी का पार्ट नहीं मानते थे। तो देखो ये चीजें डिवाइड कर रही हैं सोसाइटी को, एंड वी डोंट वांट टू डिवाइड आवर सोसाइटी, वी वांट टू यूनाइट आवर सोसाइटी। यही तो ब्रह्म समाज करेगा। एंड साथ ही साथ इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट के खिलाफ, मतलब विडो रीमैरिज के लिए भी बात करी कि ठीक है एक औरत का हस्बैंड मर जाता है तो उसको आप एक बुरी लाइफ मत दो, उसकी क्या गलती है उसमें, उसकी वजह से थोड़ी ना वो मरा होगा यार, ठीक है मर गया तो क्या कर सकते हैं। तो देखो इन चीजों के खिलाफ ब्रह्मो समाज ने बात की। इस पे क्वेश्चन रहता है कि ब्रह्मो समाज ने किस किस बारे में बात की थी। He gives enthusiastic resistance to the David Hare who founded the famous Hindu college in Calcutta। देखिए डेविड हेयर और ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर हैं राजा राम मोहन रॉय ने मिलकर जो है बंगाल में एक कॉलेज खोला जिसको आप कहते हो फेमस हिंदू कॉलेज, जो कलकत्ता का बना। देखिए याद रखिएगा हिंदू कलकत्ता जो कॉलेज है, ठीक है, इसकी फाउंडेशन जो है राजा मोहन रॉय के साथ साथ डेविड हेयर ने मिलकर इसकी करी थी, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद इन्होंने वेदांता कॉलेज खोला इन विच कोर्सेज बोथ इन हिंदी एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस वर ऑफर्ड। देखिए यहां पर लोगों को क्या चीज सिखाई जा रही है, फिजिकल साइंसेस सिखाई जा रही है, ठीक है, वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस सिखाई जा रही हैं। जैसे आप देखते हो कि आपको पता है वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ते हो तो उन लोगों ने ना ये तक भी बताया हुआ है कि एक स्टेट क्या होती है, एक कंट्री होती है ना, वो कंट्री कैसे बनती है, एक कंट्री को बनने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। एक राजा होता है तो राजा के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना। एक जैसे एरिस्टोटल को पढ़ लो, मैकियावेली को पढ़ लो, प्लेटो को पढ़ लो, तुम लोग चाणक्य को पढ़ लो, है ना, चाणक्य तो चलो इंडिया से है, ठीक है, इन सब को पढ़ लो। इन लोगों ने जो है नेचुरल राइट्स तक के बारे में बताया हुआ है, फिर फंडामेंटल राइट्स की इन्वेंशन वहां से हुई। तो ऐसी बहुत सारी फिलोसॉफिकल थिंकिंग वेस्टर्न में डेवलप हुई थी और वहां से इन लोगों की वजह से, ये जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं इनकी वजह से ये थिंकिंग अब इंडिया तक पहुंचेगी। साथ ही साथ यहाँ पर फिजिकल साइंसेस सिखाने जाने लगी कि भाई सेब ऊपर से नीचे गिरता है, ये कोई भगवान का कुदरत का निजाम नहीं है, बल्कि नीचे ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। अच्छा बारिश नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहा है, तो क्यों पड़ रहा है, मे बी मॉनसून का फेल है या कुछ और चीज हो सकती है। तो ऐसे साइंटिफिक चीजें जो हैं वो डिस्कस की जाने लगी और हमारे इंडियंस अब इन चीजों से धीरे धीरे टच में आ रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज के टच में आ रहे हैं। जो पहले क्या था, पूरा वैदिक सा था, और वैदिक भी ऐसा कि हमको जो हमारे ठेकेदार होते हैं ना, ठेकेदार इन द सेंस के जो पढ़ाने वाले हमारे जो टीचर होंगे उस टाइम पर, उनके बेस पर हमारी नॉलेज थी। और हमारा जो नॉलेज था वो नॉलेज कैसा था, वो रिसाइट वाला नॉलेज था, मतलब आपको रिसाइट करना पड़ती थी चीजें, रिटर्न में आपको कुछ नहीं करना है ना। आपको स्कूल कॉलेज जो हैं, आपको जैसे मदरसे खोले गए थे मुस्लिम्स के लिए, और मंदिर जो होते थे वहां पर वैदिक नॉलेज लोगों को दिया जाता था। बट वो वैदिक नॉलेज कब तक चलता, उस वैदिक नॉलेज ने जो है सोसाइटी को इतना खराब कर दिया था कि हम लोग डिवाइड हो गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए,
ही वॉज अ गिफ्टेड लिंग्विस्टिक। देखिए ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर हैं राजा राम मोहन रॉय, वो बहुत सारी भाषाएं बोलते थे, जैसे संस्कृत बोलते थे, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू, ये सारी की सारी भाषाएं वो बोलते थे। ही वॉज अपोज टू द संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं जो है, ये सबसे बड़े किसके अपोज करते थे, संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन। संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, इन्होंने कहा कि ये मेजर फॉल्ट है जिसने सोसाइटी को बदल दिया है, या सोसाइटी में ये सारी चीजें जो हैं उनका जन्म इन्होंने करवाया है। बिकॉज ही थॉट इट वुड कीप द कंट्री इन डार्कनेस। इस नॉलेज ने जो है सोसाइटी को क्या कर दिया है, अंधेरे में डाल दिया है। अंधेरे में डालने का मतलब क्या है, देखिए यहां पर क्या चीज की बात की जा रही है। देखो अगर हमारा वैदिक नॉलेज इतना सही होता है इसमें, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं होती। जैसे आपको पता है कि हम लोग जो हैं, हम कहते हैं कि सोसाइटी डिवाइडेड है, चार उसमें डिवाइडेड है, ब्रह्म जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। तो अगर जब हम वैदिक में इसके बारे में जब वैदिक उसमें देखते हैं, तो उसमें यह कहा गया था कि भाई इंसान के काम के बेस पर उसकी जो है वो क्या होगी, उसके जात की पहचान होगी। अगर तो आप नॉलेज अगर आपको लेना पसंद, जैसे आजकल है भाई साहब, सिंपल सी बात है, आज अगर आपको पढ़ना लिखना पसंद है तो यू विल बिकम एजुकेटेड, आप कोई भी फिलोसोफर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। आपको मतलब शौक है डिफेंस में जाने का, तो आप ऑब्वियसली उसी फील्ड में जाओगे, तो जैसा आपका इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या था, इन्होंने कहा था कि सोसाइटी में हर एक इंसान की ज़रूरत होती है, चाहे हमें पढ़ाने वाले को लेकर, डिफेंस वाले से लेकर, बाकी ट्रेडिंग सेक्शन से लेकर, और नीचे वाले जो ग्राउंड लेवल के काम होते थे, उन सब के लिए लोगों की जरूरत होती। तो इन्होंने लोगों को उनके काम के बेस पर डिवाइड किया हुआ था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, ये जो हालांकि वैदिक में ऐसा लिखा गया था कि आपके काम के बेस पर आपकी कास्ट जानी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जब चले गए तो लोगों की जो एजुकेशन सिस्टम थी वो कैसी होगी कि उन्होंने उस प्रोसेस को स्टैटिक कर दिया कि नहीं, आप जिस मतलब सेक्शन में पैदा होते हो, आप ब्राह्मण में पैदा हुए हो तो आप ब्राह्मण ही हो, आप क्षत्रिय में पैदा होते हो आप क्षत्रिय। भाई ऐसा तो नहीं लिखा कहीं पे। वहां पर आप देख लो जो भी पुरुषुक्ता थ्योरी में कहा गया है या जो भी चीजें यहां पर कही गई, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने यही कहा था कि आप अगर देखो, ऐसे था कि अगर आप क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण भी बन सकता था, ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी बन सकता था, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। लेकिन यहां पर ये सिर्फ चीजें नहीं है, और इसके खिलाफ जो है राजा राम मोहन रॉय ने बात करी थी। उन्होंने कहा था ये फॉल्टी है, बिकॉज ऑफ थ्रू दे कीप द कंट्री इन डार्कनेस। अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स जिन्होंने ब्रह्मो समाज का सपोर्ट किया वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, देखिए केशव चंद्र सेन ने स्टार्ट किया था संगत सभा इन्होंने स्टार्ट की, इनके इन्फ्लुएंस में आके प्रथना समाज एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये देख रहे हो इतनी सारी, अब इन्हीं के अंडर जो है वो और इंस्टीट्यूशन बनेंगे और लोगों तक ये नॉलेज पे पहुंचाएंगे। टैगोर ऑर्गेनाइजेशन कम टू बी नोन एज तत्वबोधिनी सभा एंड आदि ब्रह्मो समाज। ये याद रखेगा गाइस, क्योंकि इनको ना बहुत बार पेपर में पूछा गया हु वाज द फाउंडर ऑफ, जैसे पूछ लेगा तत्वबोधिनी सभा, तो याद रखेगा इट्स कौन गाइस, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। आनंद मोहन बोस जो हैं वो भी ब्रह्मो समाज का पार्ट थे, और इन्होंने उनकी उसमें जो है सधरना ब्रह्मो समाज का जो है वो जो है फाउंडेशन इन्होंने की। जस्टिस एम.जी. रानाडे फाउंडेड द प्रथना सभा, और इन्होंने क्या बना दी, प्रथना सभा जो है वो बना दी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है ब्रह्मो समाज के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला जो समाज इंडिया में देखा गया, एक और इंस्टीट्यूशन, एक और मूवमेंट जिसका नाम था आर्य समाज। आर्य समाज इंडिया, फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद। ठीक है, जिनका जब बचपन में जो नाम था वो था मूल शंकर। ठीक है, या कहीं ना कहीं पर इसको मूला शंकर भी लिखा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तो मूल शंकर हो या मूला शंकर हो एक ही बात है। और कब, 1875 में उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया। हिज मोटो देखिए, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और फेमस स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास। इन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। ये दो स्लोगन्स इन्होंने दिए हैं और काफी मशहूर। इन्होंने कहा कि देखो आप कहते हो कि जो मतलब इन्होंने भी सेम संस्कृत लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया, और इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप मानते हो कि संस्कृत लैंग्वेज जो एजुकेशन है वो ठीक है, तो आपको खुद से संस्कृत पढ़नी चाहिए, आपको खुद से वेद्स पढ़ने चाहिए, आपको खुद से वेदों का जो है वो उनको पढ़कर जो है उनका सोल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, बावजूद इसके कि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है।
वो टीचर आपको कैसा पढ़ा रहा है, क्या पता उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो, वहां कुछ लिखा है और वो आपको कुछ बता रहा है। तो आप लोगों को ये सब नहीं करना है। अगर आप सही में अगर वेद की नॉलेज आपको है तो आप जाकर खुद से वेद पढ़े, तब जाकर आपको सब क्लियर हो जाएगा। और इंडिया फॉर इंडियंस का स्लोगन इन्होंने दिया था। ही डिसरिगार्डेड पुराणास, इन्होंने कहा कि जो पुराण है ना, पुराण जैसे शिव पुराण, ये गरुड़ पुराण, ये सब इन्होंने कहा कि ये जो है, और आइडल वर्शिप जो है, कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी जो है, इसके खिलाफ इन्होंने बात करी थी। ही एडवोकेटेड विडो रीमैरिज एक्ट। देखिए गाइस, यहां पर अगर एक चीज हम देखें, जब हिस्ट्री की शुरुआत होती है, जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना तो हमें किसी टेंपल का ट्रेसेस मिले हैं, ना हमें कोई गॉड मिला है, सिवाय एक सील के जिस पर कि एक आदमी बना हुआ है, उसके आजू बाजू में फोटो मतलब जानवर है उस सील पर, और एक बंदा जो है वो एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है। बस इतना सा ट्रेस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। इसके अलावा हमें वहां पर कोई कंसेप्ट नहीं मिला कि यहाँ मंदिर होता था, या वहाँ के लोग जो हैं वो पूजा करते थे, या ऑल दैट जो है वहां पर थे। तो हमने उस सील का नाम रख दिया था पशुपति शिवा, और वहीं से शिवा का कंसेप्ट निकल कर आया। चलिए ओके, यहां से आगे हम जब बढ़ते हैं, हिस्ट्री के सेकंड पोर्शन पर आते हैं, तो हम पहुंचते हैं वैदिक पीरियड में। अब वैदिक पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले वाले में जो अगर आप देखोगे गॉड का कंसेप्ट, तो हमें सिर्फ दो गॉड दिखते हैं, अग्नि, इंद्र एंड वरुण, बस। सेकंड में हमें इंद्र दिखते हैं कि इंद्र की डोमिनेंस खत्म हो गई, इंद्र को जो है कम कर दिया गया, वहां से एक और चीज आ गई। पर आज के टाइम पर हम लोग जैसे अपने घर वालों से सुनते हैं कि 9 लाख 33 करोड़ देवी देवता हैं भाई साहब। अब वो 33 करोड़ देवी देवता कहां से आए, वो कौन बताएगा हमें। चलिए, हम तक तो ये नॉलेज पहुंच गया कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन भाई साहब वो आए कहां से, वो कौन सी दुनिया में जन्म ले रहे हैं, उस दुनिया के बारे में हमें क्यों नहीं नॉलेज है, या हम क्यों नहीं उस चीज को समझ रहे। अब आज के एक तो आपने हमें एजुकेशन सिस्टम भी दे दिया है, घर वालों ने, हमारे सिस्टम एजुकेटेड हो गया है काफी ज्यादा, तो हम तो क्वेश्चन पूछेंगे ही। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम बन जाते हैं गलत। इसलिए आपको सीधा यहां पर देखिए, ये भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब आपको खुद से वेद्स पढ़ने चाहिए, तब जाकर आपको सब चीजें मिलेंगी। ये जो पुराण हैं, ये जो हम आइडल वर्शिप कर रहे हैं, हर मंदिर में जाकर पूजा मतलब मूर्ति पूजन हम लोग कर रहे हैं, गॉड तो भगवान मतलब भगवान तो जो है हमारे दिल में होते हैं, है ना। तो इन सब के खिलाफ, कास्टिज्म के खिलाफ इन्होंने बात जो है वो छेड़ दी। इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ बात कर दी कि आप ऐसा कौन सा धर्म है जो ये सिखाता है कि ये छोटी कास्ट का है, ये बड़ी कास्ट का है। ऐसा तो नहीं है, हम सब तो भगवान के बच्चे ही हैं। तो कभी हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। तो बोलता है ये कैसा सिस्टम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग जो इस समाज के कहते हैं कि जो जिन्होंने इस समाज को बनाया, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोगों से। और यह लोगों से क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि उनकी थिंकिंग को खोला जा रहा है कि भाई तुम बताओ ना, अब तुम कह रहे हो कि यहां पर ये सब है, तो कहता है ये सब क्यों होता है फिर। तो यहां से लोगों की सोच बदलना जो है वो शुरू हो गई थी। अब ही एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, इन्होंने भी विडो रीमैरिज पर बात करी कि हाँ भाई साहब होनी चाहिए, आप कैसे एक औरत के राइट्स को जो है वो खत्म कर सकते हो, क्या उसको जीने का हक नहीं है। देनेंस व्यू वर पब्लिश्ड इन हिज फेमस वर्क। देखिए इन्होंने उसको अब अपनी सोच को बढ़ाने के लिए, अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये लोग क्या लिखते थे, बुक्स भी लिखते थे। जैसे आर्य समाज में लिखी जाती थी सत्यरथ प्रकाश, ही ऑल्सो राइट वेद भाष्य भूमिका एंड वेद भाष्य। ये सारी की सारी बुक्स इनके अंडर लिखी जाती थी, जहां पर ये अपनी फिलॉसफी को जो है वो लिखते थे, जहां पर ये अपनी सोच को लिखाते थे कि हम क्या सोचते हैं और रेस्ट ऑफ द सोसाइटी क्या सोचती है, ये इसमें बताया जाता था। एस्टेब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसी आर्य समाज के जो फाउंडर हैं, इन्होंने जगह जगह पर स्कूल खोले, और स्कूल में क्या है, साइंटिफिक एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, नॉट के रिलीजियस एजुकेशन। क्योंकि रिलीजियस एजुकेशन आपको कुछ नहीं सिखाएगी, बस भेदभाव ये सब चीजें सिखाएगी। साइंटिफिक एजुकेशन विल लीड यू टू द फ्रॉम वन स्टेज ऑफ लाइफ टू द अनदर स्टेज ऑफ लाइफ। आजकल जो आप सीख रहे हो, आजकल जो आप पढ़ रहे हो, आजकल जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये सब क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है वो समझ आ रही हैं।
एस्टेब्लिश लॉर्ज नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जैसे गुरुकुलास, देव स्कूल एक्सेट्रा, इन्होंने खोलने स्टार्ट कर दिए। किस लिए? कि भाई साहब इंडियंस को वेल एजुकेशन दी जाए। हम इंडियंस देखो, अगर हम लोग कितने शरीफ थे भाई साहब, अंग्रेज हमें क्या कहते थे? अंग्रेज कहते हैं अपनी बुक्स में, अगर आप उनकी बुक्स पढ़ो तो वो कहते हैं कि हम एक ऐसे जगह पर गए थे जहां पर हमने देखा कि लोग आपस में डिवाइड हैं। अंग्रेज जब शुरू इंडिया आए तो उन्होंने देखा यहां के लोग पत्थर पूज रहे हैं, यहां के लोग जो है पहाड़ पूज रहे हैं, यहां के लोग नदियां पूज रहे हैं, यहां के लोग गाय पूज रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये कितने इनोसेंट पीपल है भाई, कितने इनोसेंट हैं, और इनको रूल करना तो 2 मिनट का। और उन्होंने देखो हम पे कैसे कैसे करके कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से रेगुलेशन लगाकर जो है हमारी सोसाइटी को हथिया लिया। आपने पढ़ा ना, इससे पहले हमने यही चीजें तो डिस्कस की कि हाउ ब्रिटिशर बिकम द सोल सुपर पावर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय एलिमिनेटिंग देयर राइवली ग्रुप्स, बाय ग्रैबिंग द टेरिटरी ऑफ इंडियन किंग्स, बाय पॉलिटिकली जो है ग्रैब किया हमारे सिस्टम को। तो इस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को इनोसेंट कहा है, ठीक है। और हमारे जो लोग होंगे उनको बुरा नहीं लगा होगा कि हमें कैसे कैसे अपनी बुक्स में हमारे बारे में लिख रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस देश को बदलेंगे, हम इस देश के लोगों को बदलेंगे, और वही जिम्मा हम लोगों ने उठाया। और आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, पूरा श्रेय जो है वो इन लोगों को जाता है। अगर ये सब ऐसा नहीं करते तो शायद हमें आज़ादी इतने जल्दी भी नहीं मिलती। अभी आगे चलकर आप और चीजें जो है वो डिस्कस करोगे। उसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ रामाकृष्णा मिशन। एक और मिशन इंडिया में, या आप यूं कह सकते हो कि एक और मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट की जा रही है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ रामाकृष्णा मिशन। इसके फाउंडर कौन थे? क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ रामाकृष्णा को देखें तो फाउंडेड बाय विवेकानंद। इसको बनाने वाले कौन है? विवेकानंद हैं, जिनका अर्लियर नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। याद रखें, नरेंद्रनाथ दत्ता 1863 से लेकर 1902 तक ये रहे थे, ठीक है। इनके जन्म और मृत्यु का यहां पर टाइम बताया हुआ है। और इन्होंने 1897 में इस मिशन को जो है वो चलाया था। 11 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गुरु श्री रामाकृष्णा परमहंसा। याद रखें इनका नाम, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु वाज द मतलब गुरु ऑफ विवेकानंद। तो विवेकानंद के गुरु कौन थे? श्री रामाकृष्णा परमहंसा। विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो इन 1983। देखिए यहां से ये काफी ज्यादा प्रभावित और इन जो हैं वो मशहूर हुए थे। अगर मैं बात करूं अपने हिंदुइज्म की, मोस्टली मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपने हिंदुइज्म की अगर बात करूं ना, हमारे लोग गीता पढ़ते हैं, हमारे लोग महाभारत पढ़ते हैं, हमारे लोग शिव पुराण पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, ये सब चीजें जो हैं पढ़ते हैं। लेकिन जो रियल फिलॉसफी हिंदुइज्म की है उससे वो अनजान है, जो छुपी हुई है उपनिषद में। मैंने कभी किसी को नहीं सुनते हुए देखा कि मैंने उपनिषद पढ़े। कभी आज तक मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं सुना कि मैंने उपनिषद जो है वो पढ़े, उपनिषद पढ़ के मुझे बड़ा मजा आया। हिंदुइज्म एक धर्म नहीं है, हिंदुइज्म एक सोच है। और ये कौन बताता है हमें? ये हमें बताता है उपनिषद। आप जब उपनिषद को पढ़ते हो, उपनिषद से हमें पता चलता है कि आप एक हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हो, आपके एक्शंस लाइफ में कैसे होने चाहिए, आप एक खुश इंसान कैसे रह सकते हो, आप एक सक्सेसफुल इंसान कैसे रह सकते हो, आपकी ड्यूटीज क्या है एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ फादर, एज अ मदर, वट एवर यू आर, आपके क्या रोल होने चाहिए। ये चीजें हमें उपनिषद सिखाती है। लेकिन हम लोग उपनिषद पढ़ते नहीं है। हम लोग पढ़ के हुए हैं गीता में, हम पढ़ के हुए हैं दूसरी चीजों में। वो चीजें हमें कुछ नहीं सिखाती। हमें अगर अपनी लाइफ पर फोकस करना है, ठीक है, वो हमारे लिए एक सबक है। गीता इज अ मॉरल लेसन हमारे लिए, रामायण इज अ लेसन हमारे लिए, महाभारत एक लेसन है हमारे लिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। बट आपको क्या करना चाहिए वो तो उन्होंने कर दिया ना, तो उधर पे हमें भी तो सीखना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप रियल वे में खुद को जो है चीजें सिखाना चाहते हो तो आप उपनिषद पढ़िए। यही सेम बात विवेकानंद ने इस शिकागो पार्लियामेंट में रिलीजन को मतलब रिलीजन के ऊपर जो थी ये समझाई थी।
जहां से ये काफी ज्यादा फेमस हुए। पूरे दुनिया में इन्होंने हिंदू फिलॉसफी के बारे में बताया कि दैट व्हाट हिंदुइज्म एक्चुअली इज। आप लोग हिंदुइज्म को क्या सोचते हो हमें नहीं पता है, लेकिन मैं बताता हूं हिंदुइज्म क्या है। तो इन्होंने कहा था हिंदुइज्म को प्रमोट कैसे किया था। तो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से ये काफी ज्यादा फेमस हुए थे, वर्ल्ड फेमस, और यहीं से इनका नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद जो है वो पड़ा था। He published 2 newspaper, that is प्रबुद्धा भारता in English and उद्बोधना in Bengali में ये लिखते थे ताकि लोग जो हैं वो समझें, अपने मेरे थॉट्स को समझें एंड ऑल दैट। विवेकानंद के कुछ कोट्स हैं, नो सोशल प्रोग्रेस इज पॉसिबल विदाउट इंप्रूविंग कंडीशन ऑफ वुमेन। आप सोसाइटी को या सोसाइटी के अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो अगर आप वहां से वुमेन को निग्लेक्ट कर रहे हो। अगर आप वुमेन को इंफीरियर कंसीडर कर रहे हो ना, आपकी सोसाइटी कभी ग्रोथ नहीं करेगी। आपको वुमेन को प्रोग्रेस में रखना पड़ेगा, आपको वुमेन की कंडीशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। हु वर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल चेंज। औरत जो है वो सोसाइटी का एक वो हथियार है जो कि सोसाइटी को बदल सकता है। इवन दो जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने भी कहा था, इफ यू एजुकेट अ मैन यू कैन एजुकेट अ वन पर्सन एट ए टाइम, but when you educate a woman you will educate the entire family। क्योंकि वोमन है, खाना बनाएगी, हाइजीन क्या है, कैसे उसको सिखाना। अब तुम औरतों को बोलते हो स्कूल नहीं जाना है, घर पे बैठे रहो और बातें करनी बड़ी बड़ी, वही औरत तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, कभी नमक ज्यादा डाल देगी, कभी गंदे हाथों से खाना बना देगी, तो तुमको फिर पेट खराब होगा तो तुमको पता चलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप मर्द कोई मेल को एजुकेशन देते हो ना, आप एट ए टाइम एक ही बंदे को एजुकेट करते हो, बट जब तुम किसी वुमेन को एजुकेट करते हो यू विल एजुकेट द एंटायर फैमिली। ये मैंने नहीं कहा, ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा। और विवेकानंद जो है यहां पर वो भी तो यही कह रहे हैं वुमेन्स को लेकर कि भाई वुमेन्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वुमेन एक बाइंडिंग फोर्स है सोसाइटी की जो सबको जोड़े रखती है। So long as a million livers in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who having been educated at their expense pays not at least at the least heed to them। देखिए ये फेमस कोट्स हैं किनके, विवेकानंद के, ठीक है। So long as मिलियंस लिव इन हंगर, आज बहुत सारे लोग हंगर में, भूखमरी में रहते हैं, इग्नोरेंस में रह रहे हैं। आई होल्ड एवरी मैन अ ट्रेटर, मैं हर उस इंसान को ट्रेटर मानता हूं, बुज़दिल मानता हूं, ठीक है। हु हैविंग बीन एजुकेटेड एट देयर एक्सपेंस पे नॉट एटलीस्ट हीड टू देम। देखिए कितनी अच्छी बात जो है यहां पर की गई है। ऑल पावर इज विद यू, हर एक पावर तुमसे है। यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो कभी भी कहीं पर भी। बिलीव इन दैट, उस पर यकीन रखो। डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक, तुम ये मत सोचो। देखो अगर तुम ये कह रहे हैं कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर मेरे को ये करना है ना तो करो, बोलता है, ये मत सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जब ठान ली है कि भाई साहब करना है ये, तो फिर करना है। ठान लिया है कि एग्जाम निकालना है तो निकालना है भाई साहब। कोई कुछ बोले, कोई कहां से बोले, 10 इंसान मिलेंगे, 10 इंसान 10 बातें बोलेंगे, भाड़ में जाती यार उनकी बातें। कल को तुम एग्जाम के जब लिस्ट पर तुम्हारा नाम होगा तो भाई साहब सब ठीक हो जाएगा। वही लोग जो तुमको क्रिटिसाइज कर रहे थे, दे विल सल्यूट यू, दे विल कम टू यू, तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे ही पूछेंगे भाई तूने एग्जाम कैसे निकाला। फिर तुम बोलोगे, चाहे तुमने लाइट में पढ़ा होगा, लेकिन यू विल से अरे मैं लाइट जाती थी तो मोमबत्ती जला के पढ़ता था। ये सब है ना, यही सब बात है। और क्या बोला इन्होंने कहा यू कैन डू एनीथिंग, सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया। You can do anything, everything without even the guidance of anyone। तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं पर कुछ भी चीज सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो विदाउट गाइडेंस ऑफ एनीवन। किसी इंसान की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ऑल पावर इज देयर, हर पावर यहीं पर है। स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिवाइनिटी विद यू। अराइज, अवेक, स्लीप नो मोर। विद ईच ऑफ यू देयर इज द पावर टू रिमूव ऑल द वांट्स एंड ऑल द मिजर्स। बिलीव इन दिस, दैट पावर विल बी मैनिफेस्टेड। क्या बात है। उसके बाद उन्होंने कहा था, देखिए यहां पर आयरिश वुमेन मैग्रेटे नोबल नोन एज द सिस्टर निवेदिता, इनको कहा जाता है, पॉपुलराइज रामकृष्ण मिशन आफ्टर विवेकानंद्स डेथ। विवेकानंद के डेथ के बाद इनकी जो मूवमेंट है, इनको आगे जो चलाया वो चलाया था मैग्रेटे नोबल ने, सिस्टर निवेदिता इनको कहा जाता है। तो इन्होंने इनकी मूवमेंट को जो है वो आगे चलाया।
तो ये देख रहे हो गाइस, आपने अभी तक 3 सोशल थिंकर्स के बारे में पढ़ा जिन्होंने सोसाइटी को बदलने की बात करी, जिन्होंने हमारे इंडियन सोसाइटी को कहा कि एज कंपेयर, तुम लोग कहते हो, देखो ये सब चीजें क्यों होंगी दोस्तों, इसके पीछे ना एक और लॉजिक भी है, वो ये है कि अगर देखो हमारा रिवोल्ट 1857 का फेल हो गया था, क्यों हो गया था? वी डोंट हैव यूनिटी, हमने यही पढ़ा था कि हमारे रूलर्स के बीच में यूनिटी नहीं है, तो यही चीज तो है। अगर आप कल को अब हम जैसे हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 में हम कहते थे कि हमें आजादी की लड़ाई है, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने इसको नाम दे दिया, तो ऐसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं आएगी। फर्स्टली वी हैव टू गेट यूनाइटेड फॉर दिस बिग पावर, क्योंकि ब्रिटेन एक बहुत बड़ा पावर थी उस टाइम पर, एक सुपर पावर थी। जैसे आज अमेरिका सुपर पावर है, उस टाइम पर ब्रिटेन एक सुपर पावर हुआ करती। तो आपका इतना छोटा सा देश, वो भी डिवाइडेड, कैसे लड़ता उसके साथ? तो ये लोग अब काम कर रहे हैं किस पर? सोसाइटी को यूनाइट कर कर। ये एक ऐसा एजुकेशन तैयार कर रहे हैं, ये एक ऐसा एजुकेशन तैयार कर रहे हैं जो उन्हीं लोगों का बनाया हुआ है। वही लोग क्या अपनी फिलॉसफी में क्या क्या झाड़ दें, उन्हीं की फिलॉसफी को हम इंडिया में समझेंगे और फिर लास्ट में उन्हीं का हम जो है उसको मिक्सअप करके उसको सीखकर ब्रिटिशर्स के मुंह पे मारेंगे, कहेंगे कि भाई साहब तुम अपने वेस्टर्न एजुकेशन में ये चीज कहते हो, हमारी ये चीज कहां है, दो हमें भी ये चीज। तो ये सब चीजें होंगी और हमारा देश कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ये हम देखेंगे। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, यहां से आगे का जो सफर है वो हमारा कल रहेगा। सो गाइस, जितने भी बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर। इट्स अप टू यू, करना है करो, नहीं करना है तो बट पढ़ो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपके कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कमेंट्स करने का पूरा हक है। आप अच्छा बुरा जो भी आपके दिल में है वो लिखें, बट थिंक बिफोर यू राइट, सोच समझ कर लिखें जो भी आप लिखना है, क्योंकि हमारा इस वीडियो से किसी को कोई भी प्रकार का जो है ठेस पहुंचाना नहीं है। वी आर जस्ट saying what we have learned in the topic, और यही चीजें हम बताने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस? तो चलिए, stay tuned with JK Exam Cracker for more updates guys, and have a nice day. Thank you so much guys.